हेलो एंड वेलकम टू द बायोलॉजी इन डॉट्स। और इस वीडियो में हम लोग सेल बायोलॉजी से जो पास्ट नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कहा जाता है कि नीट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो वो आप लोग को यहाँ पे क्लियरिटी हो जाएगी कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी क्या कहते हैं सेल बायोलॉजी से या फिर किसी भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में हूबहू रिपीट हो जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन सिर्फ नीट के लिए, जो बच्चे नीट एस्पायर कर रहे हैं वो नीट के लिए तो देखेंगे ही, जो बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं या फिर जिनको सीयूईटी में अपीयर होना है या फिर जो जीआईसी के लिए या पीजीटी के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। वेल मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है मेटाफेज 2, ऑप्शन बी है एनाफेज 2, ऑप्शन सी है टेलोफेज 2, ऑप्शन डी है मेटाफेज 1। अगर आप मियोसिस पढ़े हो तो मियोसिस में एक बार आपका क्रोमोसोम्स डिवाइड होता है और दो बार साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो मियोसिस में ये भी है कि मियोसिस में एक सेल आपके 4 सेल बनाता है और ये जो 4 सेल होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। इसी वजह से मियोसिस को आपका रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सेल होते हैं उनके क्रोमोसोम्स रेड्यूस होके हाफ हो जाते हैं। और मियोसिस 2 फेजेज में होता है, एक को हम लोग मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं दूसरे को। तो मियोसिस 1 में आपका प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 देखने को मिलता है। सिमिलरली मियोसिस 2 में आपको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 देखने को मिलता है। और जो एनाफेज 2 है इसी में आपका क्रोमोसोम्स डिवाइड होता है बाय द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के डिवाइड हो जाने की वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं और ये एनाफेज 2 में होता है। तो यहाँ पे आपका एनाफेज 2 आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इस तरीके का जो मैच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली बोनस क्वेश्चन होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें अगर आप 2 भी सही कैच कर ले रहे हो तो आप ऑप्शंस सही चूज़ कर पाओगे और आपका वो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए लिस्ट 1 में है एस फेज, नेक्स्ट है G2 फेज, नेक्स्ट है क्विसेंट स्टेज और लास्ट है G1 फेज। लिस्ट 2 में अगर आप देखें तो लिस्ट 2 में जो पहला है वो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड है, दूसरा आपका इनएक्टिव फेज है, तीसरा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और चौथा है डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे आपके ऑप्शंस ए, बी, सी और डी दिए गए हैं, जिसमें आपको लिस्ट A1 से लिस्ट 2 को मैच करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन लिस्ट में देखें तो जो एस फेज होता है इसमें अगर आप पढ़े हों ये सेल साइकिल तो आपको याद होगा कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो ऑप्शन ए आपका ऑप्शन 4 वाले से मैच करेगा। तो अगर आप इधर ऑप्शंस में चलें तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी, इसमें आपका ए को दूसरे और तीसरे से मिला है तो ये दोनों आपके पहले ही गलत हो जाएंगे। तो अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना है। वेल मूव करते हैं दूसरे तरफ, दूसरे लिस्ट में। तो लिस्ट 1 में दूसरा जो है वो G2 फेज है और G2 फेज क्या होता है तो लिस्ट 2 से मैच करें तो प्रोटीन इसमें नहीं सिंथेसाइज होता है, ना ये इनएक्टिव फेज होता है। ये एक इंटरवल होता है माइटोसिस और एस फेज के बीच का, यानी कि जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी को तीसरे से मैच किया हुआ है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको सेल साइकिल वाला एनसीईआरटी का डायग्राम भी याद हो तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल कर पाते, क्योंकि G2 फेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच वाला जो फेज होता है
उसी को हम लोग G2 फेज कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं S फेज और M फेज के बीच वाले फेज को ही G2 फेज कहते हैं। वेल, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स, 2n in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई फ्रूट फ्लाई है, जैसे ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, तो कोई फ्रूट फ्लाई है और वो डिप्लॉयड स्टेज में है और उसमें टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ इंटरफेस लिखा है बट इंटरफेज होगा PHASE। तो इंटरफेस के G1 फेज में उसमें 8 क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा S फेज के बाद? तो S फेज में जनरली DNA का रेप्लिकेशन होता है। क्रोमोसोम्स नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ DNA का कंटेंट इंक्रीज होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन A है 16, ऑप्शन B है 4, ऑप्शन C है 32, ऑप्शन D है 8। तो मैंने बताया है कि क्रोमोसोम्स नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन D है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़माटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर? किस स्टेज में, प्रोफेज के किस स्टेज में आपका कियाज़माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है? तो अगर आप प्रोफेज या के सब फेजेस याद करें तो मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होता है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चलता है और इसमें आपको 5 अलग अलग सब फेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है लेप्टोटीन, फिर से है जाइगोटीन, फिर से पैकेटीन, फिर से है डिप्लोटीन और लास्ट में आपको डायाकाइनेसिस देखने को मिलता है। और जो कियाज़माटा होता है उसका टर्मिनलाइजेशन डायाकाइनेसिस यानी कि लास्ट स्टेज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डायाकाइनेसिस है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको किस तरीके से याद करना है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल स्टेप्स होता है, आप इन स्टेप्स में कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो इन स्टेप्स को याद करना बहुत ज़रूरी है सीक्वेंशियल मैनर में। सबसे पहले होता है लेप्टोटीन, फिर से होता है जाइगोटीन, फिर से होता है पैकेटीन, फिर से होता है डिप्लोटीन और लास्ट में होता है डायाकाइनेसिस। इसको याद करने के लिए आपके स्क्रीन पे जो ट्रिक दिख रहा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ले जा प्यार दिल दिया। थोड़ा सा ऐसा ट्रिक अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा समय तक याद भी रह जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को बस चीज़ों को याद रखना है और क्वेश्चन को करेक्ट करना है, वो हम लोग का मोटो होना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग का गलत ना हो, चाहे ट्रिक कुछ भी हो, चीज़ें याद रहनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। ये नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट होता है। जनरली जो सेंट्रियोल होता है वो आपके प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है वो जिस फेज़ में आपका DNA रिप्लिकेट होता है, DNA डुप्लीकेट होता है, उसी फेज़ में आपका सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है और वो फेज है आपका S फेज। तो यहाँ पर आपका S फेज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस को ध्यान में रखते हुए ये जो 2 कॉलम दिए हैं उनको आपस में मैच करना है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग आपको एकदम बोनस क्वेश्चन लगेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे खासे तैयार हैं, क्योंकि इसमें अगर 2 पॉइंट भी आप कैच कर ले रहे हो तो आप करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ कर पाओगे। तो कॉलम 1 में है जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ये मियोसिस प्रोफेज 1 के सब फेजेज हैं। और कॉलम 2 में क्या क्या किस फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में दिया हुआ है, जैसे कि टर्मिनलाइजेशन, कियाज़माटा, क्रॉसिंग ओवर और सिनेप्सिस। तो अभी हम लोगों ने टर्मिनलाइजेशन वाले क्वेश्चन देखे हैं कि टर्मिनलाइजेशन किस फेज में होता है, और वहाँ पे हम लोग देखे हैं ऑप्शन चूज़ किए हैं डायाकाइनेसिस। तो यहाँ पे जो चौथा है डायाकाइनेसिस, इसका मैच आपके पहले से हो रहा है। तो आप देखें अगर ऑप्शन में तो चौथा का मैच आपका इसमें और
पहले में हो रहा है। तो ऑप्शन ए और सी तो आप पहले ही चूज़ कर लीजिए, और बाकी जो ऑप्शन है वो आप इनको इनकरेक्ट मार्क कर लीजिए। अब आपको इन्हीं दो ऑप्शन में से जो मोर करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। नेक्स्ट मूव करें जाइगोटीन में। तो जाइगोटीन में आपका क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। तो आपका ऑप्शन जो कॉलम 1 में जो ए है वो आपका कॉलम 2 के 4 से मैच करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी आप निगलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए सिर्फ 2 ही चीज़ों को हम लोग देखते हुए इस क्वेश्चन को कर लिए। तो एक ट्रिक और मैं बताना चाहूँगा, जैसे जाइगोटीन होता है, अगर आप जेड ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट, अगर आप जेड ऐसे लिखते हैं और तो देखें कि जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस में होता है या फिर सिनेप्सिस किस में होता है। तो देखिए आप सिनेप्सिस ऐसे लिखते हैं या फिर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से लिखते हैं। तो जेड का ठीक अपोजिट अगर आप देखें मिरर इमेज तो आपको एस दिखेगा। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि जाइगोटीन में ही आपको सिनेप्सिस और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन दिखते हैं। और क्रॉसिंग ओवर किस फेज में दिखता है, ये अगर आपको एकदम से याद रखना है तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, PCO। पहले फ़ोन नहीं हुआ करता था, लोगों को कॉल करना रहता था दूर दूर तक, तो वो PCO का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे P आप पैकेटीन को कंसिडर कर सकते हैं और CO मीन्स क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक आप खुद भी बनाएंगे तो वो आपको बेनिफिशियल रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट हम लोग को बहुत सारी चीज़ें याद रखनी रहती है तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो उस कन्फ्यूज़न स्टेट से निकलने के लिए हम लोग अपना एक शॉर्ट ट्रिक बना के चलें तो वो हम लोग को काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage, G0. This process occur at the end of. तो ये कब होता है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे अगर आप एकेडमी में हैं अभी और आप 11th में हैं और आपको सेल साइकिल पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ से आप क्विसेंट स्टेज का डिफिनीशन भी याद कर सकते हैं कि कुछ सेल्स होते हैं जो कि सेल साइकिल से एग्जिट हो जाते हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में पहुँच जाते हैं। उसी स्टेज को हम लोग क्विसेंट स्टेज या फिर G0 स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका G1 फेज, G2 फेज, S फेज एंड M फेज। तो ये जो G0 फेज होता है वो किस प्रोसेस के बाद, किस स्टेज के बाद होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो M फेज होता है, M फेज के जस्ट कंप्लीट होने के बाद से आपको G0 फेज देखने को मिल जाता है। जैसे एक बार सेल मल्टीप्लाई हो गया, एक बार डिवाइड हो गया, तो उसके बाद से उसमें से कुछ सेल होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहते हैं और वो एक रेस्टिंग स्टेज में या फिर क्विसेंट स्टेज में रहना चाहते हैं, और कुछ सेल्स होते हैं जो कि दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं सेल साइकिल को, तो वो फिर से G1 फेज से स्टार्ट कर लेते हैं सेल साइकिल, और कुछ सेल जो रुक जाते हैं वो G0 में रुकते हैं और उसी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज या फिर क्विसेंट फेज बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इन अ मेयोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इज। ये नीट 20 में हुआ था, जब कोविड आया था तो दोबारा एक बार और नीट हुआ था, उस टाइम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आपका सिर्फ एक करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है मेयोटिक साइकिल का। तो ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके नीट जो भी नीट में पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड है। NCERT से बाहर अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऑप्शंस अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए है G2, G1, S एंड M। ऑप्शन बी है G1, S, G2, M फेज। ऑप्शन सी है S फेज, G1 फेज, M फेज, G2 फेज। ऑप्शन डी है आपका M फेज, G1 फेज, G2 फेज, S फेज। तो अगर आप सेल साइकिल याद करें तो सबसे पहले जो फेज होता है वो G1 फेज होता है, फिर से S फेज होता है, फिर से G2 फेज होता है और लास्ट में आपका M फेज होता है। तो इस तरीके का ऑप्शन आपको बी ऑप्शन आपको दिखेगा।
तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू किनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम एविडेंट इन। जो स्पिंडल फाइबर किनेटोकोर्स से, क्रोमोसोम्स के किनेटोकोर्स से जो अटैच हो रहा है, ये किस फेज में आपको दिखने लगता है? तो ऑप्शन 1 है यहाँ पे प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है एनाफेज, ऑप्शन डी है टीलोफेज। तो किनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट आपको मेटाफेज में दिखने लगता है और फिर से वहीं पे मेटाफेजिक प्लेट पे इन क्रोमोसोम्स को अलाइन किया जाता है एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर पोजीशन पे सेल को एक ग्लोब कंसीडर कर लिया जाता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों तरफ होता है, ये दोनों एंड पे, और सेंटर में आपका इक्वेटर कंसीडर किया जाता है। उसी इक्वेटर पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर विच इज अटैच टू द काइनेटोकोर्स। तो आपका मेटाफेज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है वो हर साल आते हैं, मतलब ये आपको हर साल एक बोनस 4 नंबर दे के जाने के लिए आते हैं। तो ये गलत ना हो, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन यहाँ पे देखें, कॉलम देखें, तो कॉलम 1 में है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, मेटाफेज, जिसको M फेज भी बोलते हैं, सॉरी मेटाफेज इन M फेज, M फेज का मेटाफेज। और कॉलम 2 में है सेल ग्रोज एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, ऑप्शन 2 है DNA रिप्लिकेशंस एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, थर्ड है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और लास्ट में है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेटर पे अलाइनमेंट करने के लिए काइनेटोकोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मेटाफेज में होता है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो चौथे ऑप्शन से मैच कर रहा है। G2 फेज में सिर्फ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, बिल्कुल सही है। S फेज में DNA रिप्लिकेशन होता है एंड क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है, और G1 फेज में सेल ग्रो करते हैं और ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है। तो अगर जिस ऑप्शन में आपका 1, 2, 3, 4 करेक्ट मैच कर रहे हैं वही ऑप्शन से हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए सही इसका मैच हुआ है, 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का और 4 से 4 का। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज। G1 फेज के रिगार्ड में आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, ऑप्शन बी है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स DNA, ऑप्शन सी है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, डी ऑप्शन है DNA सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो ये ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो जा रहा है कि DNA सिंथेसिस आपका S फेज में होता है, और जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका टीलो फेज में होता है लास्ट में, और न्यूक्लियर डिवीज़न भी आपका M फेज में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी, जिसमें सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड बट DNA रिप्लिकेशन नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ऑकर ड्यूरिंग। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन किस फेज में होता है? ये नीट में 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है जाइगोटीन, ऑप्शन बी है डिप्लोटीन, ऑप्शन सी है लेप्टोटीन, ऑप्शन डी है पैकेटीन। तो लेप्टोटीन प्रोफेज 1 का पहला फेज होता है, उसके बाद से जाइगोटीन आता है, फिर से पैकेटीन आता है और लास्ट में आपका डिप्लोटीन आता है। और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आपका बेसिकली हेल्प करता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयरिंग में, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग आपका ही कहलाता है सिनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेप्सिस बोलते हैं। और सिनेप्सिस कहाँ बनता है? जाइगोटीन में। ठीक है, तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हो गए तो उसके बाद से जब वो क्रॉस ओवर करके जब हट रहे हैं, तो जब वो हटेंगे तभी उनके बीच का जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो टूटता है, डिसोल्यूट होता है, और ये काम आपका डिप्लोटीन स्टेज में होता है। और यहाँ पे आपका जो डिप्लोटीन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।
जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगा। लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होकर आपका बुके स्टेज फॉर्म में आते हैं। और पैकेटीन में अभी मैंने बताया पीसीओ, पीसीओ मीन्स पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। देखिए ये सिनेप्सिस फिर से क्वेश्चन आ गया और इसका ऑप्शन अगर देखें तो जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन और पैकेटीन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे और इसको मैं अभी भी बताया हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। तो अगर आप इसका ऑप्शन देते हैं तो लगेगा कि हाँ आपने वीडियो ध्यान से सुना है और आपने पढ़ाई अच्छी सी किया हुआ है। तो आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं लीव कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल। ये देखिए नीट 2019 में पूछा गया है, ये नीट 2020 में भी पूछा गया है और ये इससे इजी सेल साइकिल से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकता है। यहाँ पे बस सीक्वेंस पूछ रहा है और सीक्वेंस भी अभी हम लोगों ने देखा है क्या सीक्वेंस होगा। तो इसका आंसर भी मैं नहीं देने वाला हूँ, इसका आंसर भी आप लोग देंगे और सही आंसर चूज़ करिएगा ताकि आप लोग को एक ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग का वो क्वेश्चन गलत ना हो और आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाए, कोई नेगेटिव मार्किंग ना जाए आपके हाथ में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इन G0 फेज। तो G0 फेज में सेल किस स्टेज में रहता है, क्या होता है, उस पर हम लोगों को कमेंट करना है और ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी इससे पहले जब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें G0 फेज यानी कि क्यूसेंट फेज का डिफिनीशन दिया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि क्यूसेंट फेज में जो सेल होते हैं वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है क्या, एग्जिट द सेल साइकिल। तो यही पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग चूज़ कर देंगे। ऑप्शन ए आपका सेल साइकिल से जब सेल एग्जिट कर जाता है तो उसी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं या फिर क्यूसेंट फेज बोलते हैं। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बिल्कुल करिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता तो लास्ट में मैं इसका आंसर आपको मेंशन कर दूंगा, आपको दे दूंगा आंसर, आप उससे भी मैच कर सकते हैं, बट पहले आप लोग खुद कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ अ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज। किस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर हुए पड़े हैं वो किस स्टेज में सेपरेट होते हैं। तो अभी इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है पीछे। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है और ऑप्शन है जाइगोटीन, ऑप्शन बी है डिप्लोटीन, ऑप्शन सी है लेप्टोटीन और ऑप्शन डी है पैकेटीन। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। लेप्टोटीन में आपका क्रोमोसोम्स बुके फॉर्म लिया रहता है, बुके स्टेज में रहता है, गुलदस्ता की तरह अपने आप को अरेंज किया रहता है सेल में। ऑप्शन डी पैकेटीन, पैकेटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, पीसीओ मैंने बता रखा है आपको। यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयर हुए हैं उनका सेपरेशन आपका किस फेज में तब होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी डिप्लोटीन बच जाता है, इसी फेज में आपका सेपरेशन होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको एपीसी भी कहते हैं। एपीसी इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी। तो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं कि एपीसी क्या होता है। एपीसी एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी होता है और इसका क्या यूज होता है, तो नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। तो एपीसी आपका माइटोसिस कराने में हेल्प करता है और ये क्या होता है, एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी होता है। तो कभी भी क्वेश्चन दोबारा अगर आ जाता है व्हाट इज एपीसी, तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को अगर याद रखे रहेंगे तो आप वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। आगे देखते हैं। इफ़ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू आकर। तो अगर एपीसी में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो क्या देखने को मिलेगा ह्यूमन सेल में। ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है आपका क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, ऑप्शन डी है रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर्म विल ऑकर। तो देखिए ये प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी होता है, प्रोटीन को डिग्रेड करता है। और अगर हम लोग मियोसिस ध्यान से पढ़े हों तो वहाँ पे
माइटोसिस ध्यान से पढ़े हों तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है एनाफेज में। तो जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, यानी कि वहाँ के जो बीच में जो सेंट्रोमियर होता है उसका स्प्लिटिंग होता है, वहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं वो डिग्रेड होके अलग अलग होते हैं। तो आपका क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन में ये हेल्पफुल रहता है। तो अगर इसमें डिफेक्ट आ जाता है एपीसी में तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल। सेल साइकिल के रिस्पेक्ट में कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डीएनए कंटेंट ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इंटायर सेल साइकिल। तो नहीं, ये गलत है क्योंकि एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। ऑप्शन बी है अ सेल इन G1 फेज हैज डबल अमाउंट ऑफ डीएनए देन अ सेल इन G2 फेज। तो ये भी गलत है। G1 फेज में तो क्या कहते हैं एस फेज से ही कम रहता है। G1 फेज में अगर 2C है डीएनए का कंटेंट तो एस फेज में 4C हो जाता है, और एस फेज के बाद ही आता है G2 फेज। तो G2 फेज में भी 4C डीएनए कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है ईच क्रोमोसोम्स हैज 2 क्रोमेटिड इन G1 फेज। तो G1 फेज में तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिकंडेंस फॉर्म में पाए जाते हैं, कोई कंडेंसेशन नहीं हुआ रहता है क्रोमोसोम्स का, तो वहाँ पे क्रोमेटिड जैसी चीज़ें पता ही नहीं चलती है। तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी है नर्व सेल इन एडल्ट ह्यूमन आर इन G0 स्टेज। तो ये आपका सही है। जो आपके नर्व सेल्स होते हैं वो सेल साइकिल में नहीं जाते हैं और उनमें कोई भी डिवीज़न नहीं होता है नर्व सेल में, और वो हमेशा एक क्विसेंट स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, G0 स्टेज में रहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स। डीएनए रिप्लिकेशन कब होता है बैक्टीरिया में, ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन है डी बैक्टीरिया एक आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और उसमें हम लोग को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम लोग को एमाइटोसिस देखने को मिलता है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हम लोग को माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरीके के सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन से अगर देखें तो ऑप्शन ए है ड्यूरिंग एस फेज। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी है विद इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जैसी चीज़ें होती ही नहीं है बैक्टीरिया में, उनमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड कहने का ये मतलब होता है कि उनमें उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उनको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऑप्शन सी है प्रियर टू फ्यूजन। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। टूटने से पहले ही एक बैक्टीरिया जो पेरेंट बैक्टीरिया है वो टूटता है, उसी को हम फ्यूजन कहते हैं। टूटने को फ्यूजन कहते हैं और जुड़ने को फ्यूजन कहते हैं। तो जब बैक्टीरिया एक पेरेंट बैक्टीरिया ब्रेक होकर 2 डॉटर बैक्टीरिया बना रहे होते हैं तो उस टाइम से पहले ही उनमें उनके डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है ताकि दोनों ही सेल में प्रॉपर डीएनए पहुंच पाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया है नीट में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान कौन सा इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है दिए गए हुए ऑप्शन में, उसे हम लोग को चूज करना है। ऑप्शन की तरफ मूव करें तो ऑप्शन ए है आपका कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन और लास्ट में टीलोफेज। तो आपका कंडेंसेशन सही होता है। सबसे पहले आपका कंडेंसेशन होता है, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअसेंबली होता है, और क्रॉसिंग ओवर तुरंत नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर से पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज करना होता है या फिर इक्वेटर पे अरेंज करना होता है। ऑप्शन बी है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। तो ऑप्शन बी जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एकदम सीक्वेंशियल मैनर में बताया गया है कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअसेंबली होता है, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअसेंबली होता है तो यही आपको ये क्लियर कर देता है कि सेल आपका प्रोफेज से मेटाफेज की तरफ मूव कर रहा है। और मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है उनका अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पर, और सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एनाफेज में,
और फिर से सेंट्रोमियर का डिवीजन होकर सेग्रीगेट हो जाते हैं, जो भी डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं और लास्ट में आपका टीलोफेज आता है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। और तो जब ऑप्शन बी करेक्ट है तो नेक्स्ट ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने जैसे बताया था कि जो लास्ट के ऑप्शंस हैं, अगर आप उसको नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो तो मैं उनके ऑप्शन आपको सही आंसर दे देता हूँ। तो क्वेश्चन था ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। तो सिनेप्सिस कब होता है? तो सिनेप्सिस आपका हमेशा जाइगोटीन में होता है। तो ये मैंने आपको बता रखा है। ऑप्शन क्वेश्चन जो 14 है अगर उसको देखें तो सीक्वेंस पूछ रहा है सेल साइकिल का। तो सीक्वेंस ऐसे होता है कि सबसे पहले G1 फेज होता है, फिर से S फेज होता है, फिर से G2 फेज होता है, लास्ट में आपका M फेज होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।